हेलो भैया बहन, गुड मॉर्निंग। आज हम नाइन्थ क्लास में पढ़ेंगे लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, यानी कि लोकतंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी या उसका विस्तृत अध्ययन। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमने उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान करती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और ये बहुमत भी स्वयं नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ये जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर ये संभव हो तभी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से बने लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इसमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इसमें हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत यानी विस्तृत अर्थ को समझना होगा। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचार का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। तो मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतंत्र फैसले का मतलब होता है कि हम फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो शक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार का लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिनका प्रयोग जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करेंगे, कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासन को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्रत्येक नागरिक का फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी कक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इसमें हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने, उन्हें कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसमें हमें न्यूनतम
यह काम चलाओ लोकतंत्र अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब से हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संसाधन के स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप में ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला है कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई है। लोकतंत्र का मेन जो बात है, जो चीज़ें, वो ये है कि लोकतंत्र सरकार में शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं पर चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें, पर इनमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज में भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं वो राजनीति में हिस्सा ले, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतंत्र राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो आपने ऊपर देखा कि राजशाही, तानाशाही या एक दल, राजशाही, तानाशाही या एक दल शासन व्यवस्थाओं को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि गैर लोकतांत्रिक क्या होता है और लोकतांत्रिक क्या होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है राजशाही, तानाशाही, एक दल शासन। इन व्यवस्थाओं में राजनीति में नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहते कि लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लें। ये होती है तानाशाही सरकार। और जो लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था होती है उसमें सभी लोकतंत्र के बारे में सभी नागरिक उसमें भाग लेते हैं और लोकतांत्रिक सरकार में जनता के सहयोग से या जनता का ध्यान करते हुए ही शासन किया जाता है। इस तरह गैर लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार का अंतर आपको समझ में आ गया होगा और आपको लोकतंत्र सरकार भी समझ में आ गई। तो ये आज हमारा ये लेसन पूरा हुआ। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आपको करने हैं। धन्यवाद।